नमस्कार। मीटिंग हुई इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में। अभी हाल में हुई थी ये मीटिंग, और ये मीटिंग G20 की समिट से पहले हुई है। साथ में बहुत सारे और डेवलपमेंट्स रहे हैं। यूक्रेन वॉर की एनिवर्सरी भी रही है, उस समय भी हुए। क्या चाह रहा है इंडिया से रशिया और रशिया से इंडिया? अभी तक दुनिया के सामने ऐसी खबरें नहीं है कि क्या तेल वेल, तो हमारी बात है ही, वो तो सबके सामने खुला है। ये सीक्रेट मीटिंग्स क्यों चल रही है? सीक्रेट भी नहीं थी, इनफैक्ट पब्लिक में खुली थी। ये मतलब ऐसी मीटिंग्स जिसको मैं सीक्रेट ना बोलूं तो ईसोटेरिक जरूर बोल सकता हूं। ऐसी मीटिंग्स क्यों हो रही हैं और क्या खिचड़ी पक रही है? ऐसी चीजों पे खास नजर होती है मुक्तदिर खान साहब की। सर, वहां पर अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स ही पढ़ाते हैं। साथ में एक कन्वर्सेशन नाम का चैनल भी चलाते हैं, बड़ा अच्छा सक्सेसफुल चैनल है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, ये सडन इंटरेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट जरूर है इंडिया के अंदर रशिया का। ऐसा क्या देखिए, हो रहा इट है? इज रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। आई थिंक ये दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो ये कि दिस इज लाइक अ वेरी लेट एंट्री ऑफ अजीत डोवल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, कि वो शैडो से निकल के रोशनी में आ गए हैं। सो मैंने भी इसके ऊपर एक छोटा सा शो किया कि ये किस तरह से P3 का टूर करके आए हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं, सिर्फ चाइना और फ्रांस को छोड़ दें, बट US, UK और रशिया का टूर करके आए हैं, जिसमें ही इज गॉट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, इंटरनेशनल मीडिया का भी और इंडिया में भी। अगर आप 1.5-2 साल पहले पूछ लेते हु इज इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वेरी फ्यू पीपल वुड हैव बीन एबल टू से दैट। लेकिन अब इट इज सो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। और इसकी अहमियत लोगों को बड़ी देर से समझ में आई। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जयशंकर साहब तो सेकंड टर्म में बने हैं फॉरेन मिनिस्टर, बट डोवल इज बीन देयर सिंस 2014। मतलब बहुत ही कंसिस्टेंट, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में मोदी, अमित शाह, डोवल का कंसिस्टेंट रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक। सो पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज कि ही हैज एन ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इज क्लोजर टू द प्राइम मिनिस्टर। दूसरी चीज ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है, ये शायद पहली बार नॉन हेड ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात की है इन ए लॉन्ग टाइम। इंडिया के शायद जयशंकर साहब की भी वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई पुतिन के साथ। So this is an important elevation of the importance of Doval. लेकिन it is also एक अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से पुतिन नहीं मिस करना चाहते थे, क्योंकि अब उनकी वॉर की एनिवर्सरी आ रही है। देयर इज गोइंग टू बी मोर स्क्रूटनी, मोर डिस्कशन अबाउट द रशियन वॉर जब 24 हो जाएगी फरवरी की। सो इंडिया पर भी प्रेशर पड़ेगा टू बी क्रिटिकल ऑफ रशिया, एंड रशिया वांट्स इंडिया सपोर्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बिहाइंड द सीन्स बट इंटरनेशनल कम्युनिटी में। देखिए, जब तक 2-3 बड़े मुल्क रशिया को कंडेम नहीं करते पब्लिकली, या एक किस्म से विलिंगनेस जाहिर करते हैं टू इंटरेक्ट विद रशिया, रशिया पूरी तरह से पराया नहीं हो सकता इंटरनेशनल। सो इंडिया की सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, even more than China, because India is so closely aligned with the West, खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स, क्वाड को ले ले वगैरह। दूसरी चीज ये है कि G20 आ रही है, तो G20 में भी दे वांट टू मेक श्योर कि रशिया को टारगेट ना किया जाए इस वॉर को ड्यूरिंग दो सेशन। सो आई थिंक देयर मस्ट हैव बीन सम इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस्ड विद डोवल साहब। तो सो आई थिंक देयर आर 2-3 चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं कि India is now becoming the kingmaker in the international arena. Not the king, but the kingmaker. So, for example, अगर इंडिया रशिया को अबैंडन करके पूरी तरह से अमेरिका के साथ अलाइन हो जाता है, तो द बैलेंस ऑफ पावर विल कंप्लीटली शिफ्ट इन द फेवर ऑफ द US एंड द वेस्ट। या अगर इंडिया अमेरिका को पुश बैक करके रशिया चाइना के साथ जो नेक्सस बन सकता है पोटेंशियली, अगर उसको ज्वाइन कर लेता, तो मेरे ख्याल से द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में बहुत कमजोर हो जाएगा।
But India is not going to align with either side. मुझे लगता है India is going to try to find an alternative way without वो पुराने नॉन अलाइन मूवमेंट के अलावा मुझे कुछ ये जो मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है एज अपोज टू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, उसको इंडिया विल ट्राई टू पुश एज लॉन्ग एज इट कैन, और उसमें ही इंडिया का मफाद है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नाउ, लेकिन जो रशिया के साथ डिपेंडेंसीज हैं उसको भी मेंटेन करे, चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है उसको भी मेंटेन करें। अमेरिका के लिए अलबत्ता इंडिया इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज वेरी क्लियर के मोर एंड मोर अमेरिका इज मूविंग इनटू लाइक ए कॉन्फ्लिक्ट लाइक रिलेशनशिप विद चाइना। कंपटीशन कम, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है। सो और ये जो रेट्रिक जो इन्होंने क्रिएट करा, इट्स वेरी सिमिलर टू द कोल्ड वॉर रेट्रिक, जैसा सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो जिस डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, अगर इंडिया अमेरिका के साथ अलाइन नहीं करता तो ये डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन वाली थीसिस फेल हो जाएगी। सो दे नीड द इंडिया टू बी इन द वेस्टर्न कैंप। मतलब सब्सटेंटिवली भी नहीं है इंडिया, लेकिन नाम के लिए भी अगर इंडिया इनके साथ है तो दे विल बी हैप्पी, बिकॉज देन दे कैन से democracies are aligned against Russia and China, which are authoritarian. तो ये अमेरिका के लिए, रेटरिक के लिए बहुत जरूरी है, अमेरिकन डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, यूरोप के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, वरना उनको पॉलिसीज को पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगी इफ दे ट्राई टू टेक एग्रेसिव सपोर्ट्स। तो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि इंडिया माइट वेरी सून बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मार्केट बहुत ज्यादा है, दे वांट टू टेक अवे सम ऑफ द बिजनेस दैट चाइना हैज, दे आल्सो वांट टू मूव चाइना को से जो सप्लाई चेन्स जो रीएडजस्ट कर रहे हैं। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे वांट इंडिया टू बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो दो तीन जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, उसमें इंडिया की अहमियत इज गोइंग अप अप अप, एंड the US wants to be with India. ओके सर, अभी हाल में एक अमेरिका के एक सीनियर जैसे बोलते ऑफिशियल ने ये बोला था कि इंडिया अगर रशिया और यूक्रेन वॉर में मीडिएट करे तो मोदी जी कैन हेल्प इट। यूक्रेन पहले भी बोल चुका है कि मोदी जी प्लीज हेल्प। अब अमेरिका बोल रहा है कि मोदी कैन कैन डू समथिंग, मतलब खत्म कर सकते हैं वॉर को, ही हैज द पोटेंशियल। क्या ये इंडिया से हेल्प चाह रहे हैं या इसके पीछे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, और इज मोदी लार्जर देन लाइफ इमेज के वो खत्म कर सकते हैं इसे? वो एक हिंदुस्तानी में एक मुहावरा है, चने के झाड़ पे चढ़ाना, आपने सुना होगा। मुझे लगता है कि दैट इज एन अटेम्प्ट को इंडिया को चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रही। इंडिया शुड रेजिस्ट दैट। देखिए मेरी पर्सनल अमेरिका की सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म ऑन द यूक्रेन वॉर इज कि अमेरिका ने कोई पैरेलल पीस प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया। एंड अगर अमेरिका नहीं करता तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल टू डू इट। और अगर कोई इंडिविजुअली कोशिश भी करा तो अमेरिका इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड दैट विल फेल। सो बेसिकली अमेरिका खुद जो पीस प्रोसेस या डिप्लोमेटिक अल्टरनेटिव को अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है पिछले एक साल से। टर्की ने जो इनिशिएटिव लिए थे उसको फंक्शनल और लिमिटेड तौर पे था, वो वीट एक्सेस वगैरह, टेम्पररी फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर रहे हैं, और वो जरूरी था वेस्ट के लिए, वरना अफ्रीका वुड हैव बीन लॉस्ट। तो अफ्रीका से जो न्यूट्रल पोजीशन मिली है वो सिर्फ इसलिए मिली कि वीट वगैरह थोड़ा बहुत फूड सप्लाई जो यूक्रेन से और रशिया से आ रहा है उसको कंटिन्यू कर सका टर्की। So America is not interested in a peace option. So basically they will set up India to fail and say देखो इंडिया भी ट्राई किया, इंडिया इज ए क्लोज पार्टनर एंड अ फ्रेंड ऑफ रशिया, इतना सपोर्ट किया इंडिया ने भी ट्राई किया रशिया के साथ और it has failed. So we have no option but to make sure that Russia is defeated. So I would not fall for this. India can host the venue. G20 में अगर नरेंद्र मोदी मॉडरेट करते हैं मीटिंग बिटवीन बाइडेन एंड पुतिन, दैट विल बी ग्रेट, राइट? उनको ले जाएं, मतलब ताजमहल भी दिखाएं, समोसे खिलाएं, चाय पिलाएं एंड हैव ए टॉक। वहां पर खाली कर दे ताजमहल, वहां बैठ के बात करें पीस प्रोसेस।
assuming that Putin will come. So these kind of things India can do, but India should not take the responsibility because that talk is going राइट। to fail. नहीं, इंडिया इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बोले हुए काफी टाइम हो गया और इंडिया ने कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। लेकिन अगर पुतिन की बात करें तो पुतिन अलग से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुला के बात कर रहे हैं और अमेरिका बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज है जो कि दोनों पावर्स वो कर रहे हैं इंडिया को, चाहे हाँ, इकोनॉमी हो या माइट हो। और अभी अभी आपको पता होगा कि F-35 पहली बार अमेरिका से बाहर किसी कंट्री में अपना डेमो देने पहुंचा है। बैंगलोर 2 आए ना, या श्योर। देखा मैं वो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज अगर आप डोवल साहब की मीटिंग देखें, ही हैड अ मीटिंग इन व्हाइट हाउस और यहाँ पे वो ब्लिंकन और जेक सलिवन दोनों से मिले। देन ही गोज टू लंदन और वहां पे हिज मीटिंग हिज काउंटर पार्ट, लेकिन ऋषि सुनाक बीच में आके हेलो हाय करके चले जाते हैं, राइट, चाय पी के। सो ही गेट्स एन इनफॉर्मल नॉन बिजनेस लाइक एक्सेस टू द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। फिर वहां से वो मॉस्को जाते हैं तो वहां पे बहुत ही सीरियस पुतिन के साथ मीटिंग रहती है। इफ यू नोटिस स्टैचर इस टूर पे यहाँ से भी बढ़ रहा है अजीत डोवल का स्टैचर। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। बट आई हैव अ फीलिंग के it is quite possible that Putin has also tried to influence India's policy, assuming that Ajit Doval will be able to go and talk to Modi. तो उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है, अपनी पोजीशन है, I have a feeling he must have shared with India. तो मैं आपको इस दावे से कह सकता हूँ कि रशिया के बाहर अगर कोई अब रशिया के इंटेंशंस जानता हो यूक्रेन में, तो अजीत डोवल और प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है आफ्टर दिस मीटिंग। बिकॉज वन ऑफ द थिंग दैट, अगर मैं डोवल होता तो मेरा पहला या दूसरा सवाल ये होता कि भाई आखिर आप चाह रहे हैं क्या है, व्हाट डू यू वांट इन यूक्रेन, लाइक ये कब तक चलेगी और that is the first question I would ask Putin, और उसका जवाब वो दे तो, but of course he is not released that to the press, we don't actually know the substance of this, but of course he will go tell the prime minister. So I have a feeling that at this moment in time there are lots of दुनिया के दूसरे heads of states or intelligence agencies are probably trying to get intel on what was the real conversation between the two of them. सर सही बोल रहे हैं आपने, मुझे भी ये लग रहा है कि इस पर नजर तो होगी। लेकिन एक चीज मैं बोलूं कि ये अजीत डोभाल साहब की बात नहीं है, ये गेम है इंडिया का। अजीत डोभाल साहब हो सकता है कि वो किसी भी रैंक पर रहे हों, क्योंकि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसीलिए सबके सब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बात ये कि व्हाट आई हैव सीन इज दैट अगर हमें इसराइल में हाइफा पोर्ट दिया जा रहा है, चाहे अडानी को दिया गया या किसी को भी, बट दैट वाज गिवन टू एन इंडियन कंपनी, उसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद बात करते हैं जाके इसराइल में। उनके इसराइल विजिट के कुछ दिन बाद ही ये दिया गया। और साथ में रशियन प्रेसिडेंट हमसे बातचीत कर रहे हैं वेरियस टॉपिक्स पे। अमेरिका हमें वार्निंग दे रहा है कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वो दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अच्छा, एक मोर रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट 8 इयर्स, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भी एक ऑरा बनी है और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का भी एक ऑरा बना है। दे हैव बिकम मतलब कुछ इस तरीके की ये रैंक्स बन गई हैं अभी हाल में कि दे एंजॉय वेट, जहां बैठे होते हैं एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू लिसन टू देम सीरियसली, अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो क्या इंडिया एक सुपर पावर बनता दिख रहा है? क्योंकि ये दो स्टेट्स, चाइना से तो खैर हमारी पुरानी दुश्मनी है, तो भी आई कैन, बट देन रेस्ट ऑफ द टू सुपर पावर्स are really trying to woo India. And then I'll come to the recent visits to America. अमेरिका ने बुलाया हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी। क्या देखते हैं आप नियर फ्यूचर में, इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, इंडिया अमेरिका रिलेशंस एज वेल एज इंडिया रशिया रिलेशंस एंड इंडिया चाइना रिलेशंस? देखिए, देयर इज नो डाउट कि इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी, दैट इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए, उसकी जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया बिकम्स द थर्ड बिगेस्ट, इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट, इवन दो इट इज नॉट द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो अगर इंडिया थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाता है, इंडिया कंटिन्यूज टू हैव टेंशंस विद चाइना, तो इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ मेजर डिफेंस स्पेंडर। और अनलाइक अदर कंट्रीज जो नए पावर्स बने हैं,
including Germany, France, and Britain, India is also going to be a major defense manufacturer. यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी डिफेंस इनोवेशन इंडिया से आएंगे सो इट्स गोइंग टू बिकम अ सिग्निफिकेंट डिफेंस हब राइट तो अमेरिका चाहता है कि ये डिफेंस हब ऑफ रिसोर्सेस इनोवेशन रिसोर्सेस टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसके कैंप में हो आई मीन आई थिंक इंडिया के अमेरिकन कंपनीज के राल टपक रही हो गई इंडिया की डिफेंस बजट देख देख कर राइट सो दे वांट रशियंस आउट दे वांट इन अमेरिकन्स इन तो ये तो इज इन द यूएस नेशनल इंटरेस्ट तीसरी दूसरी चीज ये है कि ये रशिया की लेट्स से कि यूक्रेन रशिया की वॉर 2023 में खत्म हो जाती है ये वॉर खत्म होने के बाद इमीडिएटली रशिया की जो ग्लोबल स्टेटस है इट इज गोइंग टू डिमिनिश सिग्निफिकेंटली या तो वो पराया स्टेट बन जाएगा विद लॉट्स ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस और इट विल हैव टू गिव रेम्यूनरेशंस टू यूक्रेन इस तरह की चीजें या उन सब से चीज बचने के लिए वो जाके रशिया चाइना का एक वैसल स्टेट बन जाएगा बिकम जिस तरह के नॉर्थ कोरिया है इट विल बिकम समथिंग लाइक दैट with a lot of energy because the Europe will want to get Russian energy back in because सस्ता है और करीब है तो इस सूरत में the only three major powers that will be left in the world now will be US, India and China. So this is the game for the next 100-150 साल यही है तो India will become as the number 3 player either it can become the balancer यानी अमेरिका ज़्यादा powerful हो गया तो it can align with China and balance the US. अगर चाइना ज़्यादा पावरफुल और एग्रेसिव होता then it can align with the US. तो अगर आप बर्तानिया की फॉरेन पॉलिसी देखें in the 19th century and 20th century, Britain used to play the role of the balancer in Europe. अगर फ्रांस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वो रशिया या जर्मनी के साथ अलाइन करता था अगर जर्मनी जब पावरफुल हो जाता था तो फ्रांस के साथ अलाइन करके इट ट्राइड टू मेक श्योर इसको कहते हैं ऑफशोर बैलेंसिंग यानी कि आप खुद से डोमिनेट ना करें बट यू वांट टू मेक श्योर कि नोबडी एल्स डोमिनेट्स दैट बिकम्स क्रिटिकल एंड एज लॉन्ग एज यू मेक श्योर कि नोबडी एल्स डोमिनेट्स तो ये मामला सस्ते में निकल जाएगा ना to dominate you have to have a much more powerful military India to dominate will have to have more power than China and the US and agar India more powerful ban jata hai then those two will try to align to balance India right you don't want to get into a situation like that so ye jo position hai third ki position it is a very comfortable position where aapko dono aapki basically it's like saying ke शहर के दोनों अमीर बंदे आपके बॉयफ्रेंड्स हैं और दोनों के तरफ से आपको तोहफे मिलते रहेंगे राइट सो इंडिया कैन रियली एंजॉय दैट पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम राइट इंडिया कैन एंजॉय द पोजीशन और ऐसा लग भी रहा है कि उस पोजीशन में क्योंकि हम लोग इतने सारे ग्रुप्स में हैं ITU2 क्वाड में हैं G20 में हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या वो एक सीरियस ग्रुप है भी क्योंकि इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों उसमें और यही तीन बड़ी पावर्स हैं रशिया के को छोड़ के देखिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो के SCO रिमेन इम्पोर्टेंट देखिए अभी इस साल 2023 इंडिया की कहने के सितारे सारे अलाइन हो गए have the dual presidencies of SCO which is a complete is the only group जिसमें वेस्ट है ही नहीं एक भी वेस्ट कंट्री नहीं है बट रशिया है इंडिया है चाइना है पाकिस्तान और फिर ईरान भी आ जाएगा ना इस साल से ईरान is also going to be so all potentially anti-western and non-western countries are part of it and India is in that camp तो अगर आप दुनिया को दो कैंप में डिवाइड कर दें तो इंडिया इज इन बोथ द कैंप्स राइट नाउ and not only in both camps but also presiding over both the meetings this year so it's a very interesting position to be so it is also in India's interest to make sure that the SCO remains as an alternative pushback against NATO because India can't become part of NATO is limited to Europe और वो वोट नहीं मिलेंगे 25-30 पूरे यूनानिमस वोट्स चाहिए आपको so
SCO is like an alternative, even though it is not उतना ज़्यादा security commitments नहीं है, but SCO is a security organization more than G20 जो economic organization है. तो मेरे ख्याल से it is interesting, it is in India's interest to keep SCO also strong, or it is also a channel जहाँ पर what India should do is try to use SCO to manage Indo-Pak, Indo-China relations. उसके Right. framework. राइट सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये जो हमारा एयर शो हो रहा है इस समय, इसमें अमेरिका ने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है? 100 के आसपास 89 कंट्रीज यहाँ पहुंचे हैं, करीब 75,000 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। अगर मैं उसको लूं तो इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड $8 बिलियन। अगर इस एंगल से लेते हैं तो और 600-700 के आसपास कंपनीज पहुंची हैं। इट्स द लार्जेस्ट एयर शो इन इंडिया। क्या ये इंडिया का माइट शो कर रहा है कि इट इज सच ए बिग एयर शो? हमारे क्लाउड दिखा रहा है? No, it is underlining two things. एक कि India is a potential buyer of 5th generation fighter jets, right? Big buyer. But it also underlines that India is also now an exporter of jets. Tejas 2 के साथ India wants to sell more and more. और it is very important कि आप बेचें दूसरे countries को, because that the volume increase जब होता है production का, it subsidizes your research, subsidizes the cost. आपके जो manufacturing country है उनके लिए सस्ता पड़ता है fighter plane. Even if they have two categories, आप top class अपने लिए रख के second class बाहर बेचें दूसरे मुल्कों को. So that is how you will, that is the way to do it. Everybody does that. The US doesn't send वो सबसे बेस्ट क्वालिटी अपने लिए रखता है, सेकंड बेस्ट क्वालिटी वो इजराइल को देता है, फिर थर्ड लेवल सब दूसरों को बेचता है। इफ यू लुक एट F-16s, तो बट द यूएस प्रेजेंस वहां पे 2 F-35 पहली बार इंडिया में लैंड किए बेंगलुरु में। सो आई मीन द यूएस नाउ रियलाइजेस कि भाई जैसा पहले दुबई में होता था एक आर्म वेपन्स की मार्केट एग्जीबिशन यहाँ पे भी है, एंड सो the US manufacturers are there to compete and showcase their products. So I don't attach much significance to that, except the fact that now the awareness है कि you can't ignore it, the Indian market. F-35 के साथ साथ सरप्राइज एक और दिया अमेरिका ने, B-1 लैंसर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी पहुंच गया, जिसकी भी किसी को खबर नहीं थी, ये भी पहुंच गया। अब आगे देखना ये कि हमारे रिलेशंस, हमारी ये स्ट्रेटेजिक जान पहचान दोस्ती कहां तक जाती है। थैंक्स अ लॉट मुक्तादी खान साहब ज्वाइन करने के लिए हमें, और बहुत अच्छा रहता है आपके साथ बात करना, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।